नमस्कार। एचएनएन का खास प्रोग्राम खास मुलाकात आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आम कार्यकर्ता से लेकर राज्यसभा सांसद तक बनने तक का उनका सफ़र बेहद ही खास रहा है। और आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी। सर, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन में। नमस्कार। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरह का आपका ये सफ़र रहा है राजनीति का। राजनीति का सफर से पहले मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता था। प्रारंभ में बचपन से ही मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना। समाज सेवा, देश सेवा, राष्ट्रभक्ति संघ स्थान की मिट्टी से मेरे अंदर प्रवेश की और उसको लेकर मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता गया। यद्यपि मैं निम्न मध्यम परिवार में पैदा हुआ, मेरे परिवार से दूर दूर तक कोई ग्राम प्रधान भी कभी नहीं बना जी। और बहुत परिश्रम करके अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संघ कार्य में लगा रहा। विभिन्न संगठनों में भारतीय मजदूर संघ, हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, ग्राहक पंच, इस प्रकार के संघ के कार्यकर्ता के नाते विभिन्न क्षेत्रों में भी दायित्व निर्वहन किया, काम किया, आंदोलनों में भाग लिया। आपात स्थिति 1975 में लगी, उसके आंदोलन में भाग लिया और 1991 में जो उत्तरकाशी का भूकंप आया उसमें मुझे नज़दीक से पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में समाज सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। सारे जो पीड़ित थे उनको उनका रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास, उनके राशन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, मकानों की व्यवस्था, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था। तो उस समय संघ की ओर से सभी कार्यकर्ताओं ने, डॉक्टर नित्यानंद जी एक ज्योग्राफर थे, उत्तराखंड के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। जी। बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व। उनके मार्गदर्शन में एक उत्तरांचल देवी आपदा पीड़ित सहायता बनी, उसका मैं संस्थापक महामंत्री रहा 20 वर्षों तक। मैं बैंक में नौकरी करता था। जी। 2001 में मैंने बैंक से वीआरएस लिया। मेरी 14 साल की नौकरी बाकी थी, लेकिन वीआरएस लेकर के राजनीति में प्रवेश किया और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते करते आज मैं आपके सामने राज्यसभा में हूँ। सर, राजनीति में किन से प्रेरित होकर के आप आए? किन्होंने आपको सपोर्ट किया कि आप यहाँ तक पहुँचे? किसका श्रेय मानते हैं आप? हमारे बहुत सारे निकट के लोग हैं जिनके बार बार प्रेरित करने पर, मैं उन सब नामों का सार्वजनिक उल्लेख करूं तो अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ नाम छूट भी सकते हैं ऐसे में। बहुत बड़ी संख्या है जिन्होंने मुझे प्रेरित बार बार किया, क्योंकि 80 के दशक से ही राजनीतिक क्षेत्र में मुझे प्रवेश करना चाहिए, ऐसे मेरे मित्र लोग दबाव भी डालते थे। जी। हर विधानसभा के चुनाव में नाम भी चलता था, लेकिन मेरा अपना संकल्प था कि मैं राजनीति में जब भी जाऊंगा तो बैंक के काम से पूर्णतः छुट्टी लेकर तब जाऊंगा। जी। तो इसलिए मैंने बहुत प्रयत्न कभी किए नहीं उसमें, पर मेरे सहयोगियों का और विशेष रूप से उस पुण्य आत्मा को मैं जरूर यहाँ पर याद करूंगा, जिनके सानिध्य में रहकर के देश सेवा, समाज सेवा, डॉक्टर नित्यानंद जी हैं और भी बहुत सारे नाम हैं संघ के वरिष्ठ प्रचारकों के, जिन सबका मेरे जीवन पर व्यापक प्रभाव है और जिससे सेवा का जो भाव है, अनुशासन का भाव है, ईमानदारी का भाव है, वो मुझे संघ के वरिष्ठ नेतृत्व से प्राप्त हुआ। और बीजेपी में आने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेतृत्व से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। श्री नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह जी कोश्यारी, जनरल भुवन चंद जी खंडूरी, इन सब से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। सर, उत्तराखंड अलग राज्य बनने की जब मांग हुई तो किस तरह से आपका भी योगदान रहा उस पूरे माहौल में? हाँ, उस समय जब मांग चल रही थी तो संघ के हम कार्यकर्ता थे
उसके नाते हर अवसर पर लोगों को प्रेरित करते थे कि अलग राज्य बने। जब जब हड़तालें होती थी तो हड़ताल कराने में भी योगदान देते थे, बाजार बंद कराने में भी योगदान देते थे। जिस समय रामपुर तिराया का हुआ और उसके बाद कांड के बाद कर्फ्यू लगा जी। उस कर्फ्यू में भी मैं अपने एक मित्र के साथ ऋषिराज डबराल जी के साथ उन परिवारों में गया। कर्फ्यू के दौरान छुपते छुपाते जो उसके पीड़ित थे उनका हालचाल पूछने, उनको मिलने जुलने, जो भी कुछ था, क्योंकि पृथक राज्य बने ये हम सब चाहते थे और उसमें संगठनात्मक रूप से जो जो जिम्मेदारी मिलती थी उसका निर्वहन करते थे। सर, देश में राम मंदिर का मुद्दा भी गरमाया, कार सेवकों पर भी गोली चली, उस समय आपका भी योगदान काफ़ी अहम रहा। किस तरह का दौर था सर वो बहुत ज़बरदस्त दौर था। हमने कई सारी इमरजेंसी देखी है। 1975 की भी इमरजेंसी देखी जिसमें बोल नहीं सकते थे, लिख नहीं सकते थे, छुप छुप करके हम साहित्य का निर्माण करते थे। उस समय तो प्रिंटिंग मशीन भी थी, साइक्लो स्टाइल से लिटरेचर निकालते थे। पर राम जन्मभूमि के आंदोलन में भी जिस समय ढांचा गिरा जी। और संघ पर प्रतिबंध लगा, उस समय भी संघ के कार्यकर्ता के रूप में मैं लगभग 1.5-2 महीना बैंक से छुट्टी पर रहा। कई बार मेरी गिरफ्तारी की कोशिश हुई लेकिन मैं भूमिगत रहा, गिरफ्तार नहीं हुआ जैसी योजना थी। और जिस समय शिला पूजन के कार्यक्रम चल रहे थे उस समय भी संघ की ओर से शिला पूजन कार्यक्रम का मैं महानगर का संयोजक रहा। और गांव-गांव के अंदर लोगों के अंदर जो पवित्र भाव था, जिस प्रकार से लोग शिला को श्रद्धा भाव के साथ पूजन करते थे, लेकर आते थे, वो अद्भुत दृश्य था। वो कभी हमारे हृदय पटल से कभी मिट नहीं सकता। जी सर, राज्यसभा में आप पहुंचे, कई तरह के आपने विषय भी उठाए, उसमें एक रेल कनेक्टिविटी को लेकर के भी आपने सदन में मुद्दा उठाया। सहारनपुर से देहरादून तक रेल कनेक्टिविटी हो, उसके आगे भी उत्तरकाशी तक इस रेल परियोजना को पहुंचाने की आपने बात रखी। क्या मांग उठाई थी सर आपने? मैंने बहुत सारे मुद्दे उठाए। मैंने क्लाउड ब्रस्ट के मुद्दे उठाए, मैंने क्लाइमेट के मुद्दे उठाए, मैंने कनेक्टिविटी के मुद्दे उठाए। कनेक्टिविटी के मुद्दों में बहुत सारे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग जब चल रही थी तो मैंने 4 धाम को जोड़ने की, देहरादून से गंगोत्री यमुनोत्री की मांग उठाई और ऋषिकेश को भी सीधे रेल लाइन मिले देहरादून से, इसकी भी मेरी मांग है। देहरादून सहारनपुर सीधी रेल लाइन बने, उस पर तो अब सर्वे हो चुका है, स्वीकृत हो गई वो। देवबंद रुड़की ये बने जिससे सहारनपुर जाने से बचें उस रास्ते को और टाइम कम लगे, पैसा, वो भी मैंने मांग उठाई। वो भी काम पूरा लगभग हो गया है। इस प्रकार से कुछ चीज़ों पर अभी फिजिबिलिटी टेस्ट चल रहा है, ये देहरादून से गंगोत्री यमुनोत्री का। बाकी रेल मंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी मांगों पर ध्यान दे करके हमको बहुत सारी स्वीकृत की है। और अभी भी मेरी मांग है कि देहरादून से रामनगर सीधी रेल लाइन बने, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ से उधर जाता है तो अभी कुमाऊं को कनेक्ट करने के लिए सीधा कोई रेल लाइन नहीं है, घूम करके मुरादाबाद होकर के जाना पड़ता है जी। उसमें टाइम बहुत लगता है। तो देहरादून से रामनगर के लिए सीधी रेल लाइन बने, इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा और व्यापारियों को भी बड़ी सुविधा होगी। ये भी मेरी मांग है, मैंने उठाई है। मुझे लगता है निकट भविष्य में जो मेरी मांगे अभी रखी हैं, बची हुई हैं, ये जरूर पूरी होंगी। सर, सदन में इमरजेंसी का भी मुद्दा उठा, काले दिवस के रूप में आपने उसको मनाया है। किस तरह से आप लोगों ने वो मनाया और क्या कहेंगे आप इमरजेंसी को लेकर? देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस समय इमरजेंसी लगी वो केवल एक व्यक्ति की सत्ता बनाए रखने के लिए, ये सबको समझना होगा कि जो आज संविधान के जिन्होंने चुनाव में गलत नैरेटिव बनाया कि 400 पार मोदी जी हो गए तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, उन्होंने संविधान का इतना दुरुपयोग किया। अगर 75 में जब श्रीमती गांधी कोर्ट से चुनाव हार गई, चुनाव रद्द हो गया, तो बहुमत था कांग्रेस का, जी। श्रीमती गांधी रिजाइन देती और फिर कोर्ट में जाती और कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति को बनाया जा सकता था। लेकिन एक परिवार से बाहर किसी को सत्ता का अधिकार ही नहीं है, उनके उसमें भी अधिकार नहीं है, कांग्रेस पार्टी में भी। ये उस समय सिद्ध किया गया
और सारे कानूनों को दता बताकर इमरजेंसी लगाई गई, बिना कैबिनेट की मंजूरी के लगाई गई, राष्ट्रपति से रात में उठाकर हस्ताक्षर कराए गए, सुप्रीम कोर्ट के जजों को सुपरसीड करके अपने कमिटेड जुडिशरी बनाने के लिए, अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए किया गया। संविधान में संशोधन करके 5 साल के बजाय 6 साल की लोकसभा कर दी। उन पर सत्ता से हटने के बाद भी कोई मुकदमा न चले, ऐसा कानून पास कर दिया। तो इस प्रकार से बहुत कानून का दुरुपयोग हुआ। बुनियादी हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं उन पर प्रतिबंध लगा। अधिकारों, मूलभूत अधिकार ही थे, फंडामेंटल राइट्स थे, फंडामेंटल ड्यूटीज उसमें लाई गई, प्रेम्बल से छेड़छाड़ हुई, सेकुलरिज्म उसमें उस समय जोड़ा गया। तो आपातकाल ने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि आने वाली पीढ़ी को 50 वर्ष हो गए, उसके बारे में, उसके काले अध्याय के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। और मैं तो शिक्षा मंत्री को पत्र भी लिख रहा हूँ, संसद में भी मुझे मौका मिलेगा तो उठाऊंगा। मेरी ये मांग है कि नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम में 11वीं 12वीं के, क्योंकि उसके बाद जो छात्र है वो 18 वर्ष के आसपास आता है और वोटर बनता है, उनको इमरजेंसी के बारे में, काले अध्याय के बारे में, जो संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ उसके बारे में, आगे कभी कोई खिलवाड़ ना कर सके, उनका मन बने, इसके बारे में शिक्षा नीति के अंतर्गत पाठ्यक्रम में उसको शामिल करना चाहिए। सर, राष्ट्रपति जी का भी अभिभाषण हुआ, तब भी राहुल गांधी ने कई तरह के बयान दिए। ऐसे में उन बयानों को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से गलत नैरेटिव बना करके संविधान के संबंध में, और वो तीसरे प्रयास में 99 सीट लेने में सफल हो गए, मुझे लगता है इससे उनका घमंड बढ़ गया। और फिर से हम पहले ही कहते थे घमंडिया गठबंधन है, वो घमंड में आ गए और घमंड में आकर के ऐसे राफ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो हर भारतवासी की, हर हिंदू की आत्मा को ठेस पहुंचाने वाला है। जिस प्रकार से उन्होंने संसद में चित्र लेकर के प्रदर्शन किया है, जिनको हम अपने मंदिरों में लगाते हैं, श्रद्धा के साथ नतमस्तक होते हैं, उनको जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया और कहा कि जो हिंदू होते हैं वो हिंसक हिंसक हिंसक, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य, मुझे लगता है कि ये उन्होंने पूरे 90% जो हिंदू समाज है देश के अंदर, 85%, उसको ठेस पहुंचाने का काम किया है। और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और देशवासी से निवेदन भी करता हूं कि उनकी मंशा को समझें कि किस प्रकार से वो हिंदुत्व को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदुत्व के प्रति उनके मन में नफरत है, ये उनका आचरण और व्यवहार बता रहा है। बिल्कुल सर, एक के बाद ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तो कहीं मत जाइए, आप बने रहिए चैनल के साथ। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मेरा अगला सवाल यही है कि जिस तरह से ड्रग फ्री देवभूमि का भी आपने विषय उठाया सदन में, कितना ज़रूरी है उत्तराखंड के युवाओं को प्रेरित करना कि वो ड्रग फ्री उत्तराखंड को करें? निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी समस्या है। मैंने 0 आवर में नशा की जो भयावह स्थिति है उसको सदन में रखा कि आज देहरादून चूँकि एक एजुकेशन हब है और दूर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, और हॉस्टल की एक मार्केट कहें, संस्कृति कहें, डेवलप हुई है। उसमें जो बालक रहते हैं उनको और उनके कॉलेजेस को टारगेट बना करके जो इस व्यवसाय में लगे हुए, जिनको कह सकते हैं हम नशे के पेडलर हैं,
प्रोवाइडर हैं, बढ़ाने वाले हैं, वो उनको टारगेट बनाते हैं और कई बार तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ड्रग को पहुंचाने के लिए, सुरक्षित पहुंचाने के लिए वो छोटे छोटे बच्चों का भी इस्तेमाल करते हैं। पुलिस बार बार पकड़ती भी है, पुलिस अपना काम करती है, लेकिन पुलिस अकेले नहीं कर सकती, इसको समाज में जागरूकता चाहिए। सर, धर्मांतरण का आपने विषय उठाया और राज्य सरकार ने इस पर कानून भी बनाया, क्या कहेंगे, किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, धर्मांतरण ये बहुत बड़ी समस्या है जो हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं। जहां 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने में लगे हैं, हम सब लोग भी लगे हैं, वहीं कुछ धर्मांतरण कराने में जो लोग लगे हैं वो भी 2047 तक देश को गजवाए हिंद बनाने में लगे हैं। तो उसमें अनेक प्रकार के उनके कार्य हैं। छोटे छोटे बच्चों को मदरसे में, हिंदू बच्चों को भी ले जाना, उनको नमाज पढ़ने के लिए ब्रेन वॉश करना, और बहुत से काम हैं जो हमारे व्यवहार रूप में हमने देखा है, सामने आए। उत्तराखंड में भी ये बहुत बड़ी समस्या है कि आज पहाड़ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लोग विभिन्न प्रकार से वहाँ पहुँच रहे हैं, व्यवसाय के रूप में, अन्य रूपों में। और जो देवभूमि है वहाँ मैं समझता हूँ कोई स्थान ऐसा नहीं बचा जहाँ पर मस्जिद निर्माण न हो गई। और अनेक प्रकार, अनेक घटनाएं दिखाई देती हैं सांप्रदायिकता की। पिछले दिनों बहुत बार अनेक यौन शोषण के मामले आते हैं, गांव देहात से हमारी बहन बेटियों को भगाया जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं के लिए धर्मांतरण के कराने वाले भय से, लालच से, कोई अपनी मर्जी से बदलता है, कोई किसी को आपत्ति नहीं है, पूजा पद्धति को जो भी करे। लेकिन जब 2, 4, 5 वर्ष तक आप ब्रेन वॉश कर करके और अनेक प्रकार के लोभ, भय, लालच दे करके धर्म परिवर्तन करते हैं, तो वो फिर राष्ट्र के प्रति भी उनके अंदर आप नफरत का भाव भरते हैं। ये रुकना चाहिए, इसके लिए कड़ा कानून बनाना चाहिए। तो हमारी सरकार ने, मुझे खुशी है बताते हुए, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में धर्मांतरण पर एक सख्त कानून बनाया है, जिसको आज देश की अन्य राज्यों की सरकारें भी अध्ययन कर रही है कि वो भी उसको अपने यहाँ कैसे लागू कर सकते हैं। सर, राज्य की खूबसूरती पर्यावरण से है, ऐसे में हम पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित रखें अपने उत्तराखंड के, क्या उस पर भी चर्चा की जा रही है? किस तरह की योजनाएं आप लोग बना रहे हैं? पर्यावरण निश्चित रूप से, क्योंकि हिमालय देश का मस्तक है जी। 2 देशों के साथ हमारी सीमाएं लगती हैं, और हिमालय की खूबसूरती को देखते हुए, यहाँ के पर्यावरण को देखते हुए पूरे देश नहीं, विदेश के लोग भी यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ का पर्यटन बढ़ता है। लेकिन उसके साथ साथ जो विभिन्न प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है वो भी चिंता का विषय है, और उसके लिए सरकार ने बहुत काम किए हैं, कर रही है। जैसे पेड़ कटने से बचे, उसके लिए पर्वतीय क्षेत्र में भी घर घर में माताओं बहनों को उज्ज्वला के फ्री गैस कनेक्शन देने का काम किया है जी। घर घर में नल से जल पहुंचाने का काम किया है, जिससे माताओं बहनों को दूर न जाना पड़े। तो पर्यावरण के लिए है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने सबसे अपील की है देश भर में, इस समय हमारे देश में, प्रदेश में भी 16 जुलाई तक हरेला चल रहा है। हम सब व्यापक रूप से प्रतिवर्ष लगाते हैं वृक्षारोपण। पर्यावरण को शुद्ध करने का एकमात्र काम अगर हो सकता है तो वो पौधारोपण से हो सकता है, वृक्षारोपण से हो सकता है, और नदियों को प्रदूषण से बचा करके हो सकता है। और इसकी ओर बार बार जागरूकता के कार्यक्रम सामाजिक संस्थाओं को साथ में लेकर हम एक राजनीतिक दल के रूप में, मैं समझता हूँ केवल मात्र हम एक राजनीतिक दल हैं जो राजनीतिक दल पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण का व्यापक अभियान लेते हैं। लाखों वृक्ष हमारे कार्यकर्ता प्रतिवर्ष लगाते हैं, क्योंकि पर्यावरण इस समय देश ही नहीं पूरे विश्व की एक समस्या है। लेकिन उसके लिए हम ही कुछ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपील की है सबसे कि अपने जन्मदिन पर, अपने वैवाहिक वर्षगांठ पर, अपने पूर्वजों की याद में, और नहीं तो अपनी माँ की याद में, माँ जीवित है तो माँ को साथ में रख करके, और माँ जीवित नहीं है तो माँ का फोटो रख करके एक पेड़ माँ के नाम ये लगाएं। और सब जब एक पेड़ माँ के नाम लगाएंगे
तो मैं समझता हूँ व्यापक वृक्षारोपण होगा और उसकी देखभाल भी करेंगे तो हम बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण से आने वाली पीढ़ियों को बचा सकेंगे। सर, उत्तराखंड में भू कानून की भी लंबे समय से मांग चल रही है। ऐसे में राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, क्या इस ओर विचार कर रही है कि भू कानून को लेकर के कोई कदम उठाया जाए? भू कानून पर भी समिति बनी है, उस पर विचार हो रहा है। इसमें भी दोनों चीज़ें हैं कि व्यापक रूप से औद्योगिकीकरण होगा तो उसमें भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, विकास के काम होंगे तो भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अनावश्यक रूप से कोई भूमि ले इंडस्ट्री लगाने के लिए और बना दे, उस पर फ्लैट निर्माण कर दे, ये नहीं होना चाहिए। जिस पर्पज से दी गई है वही केवल होना चाहिए। भू पर उस पर सरकार विचार भी कर रही है, मुझे लगता है सरकार का ये अच्छा कदम। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी लगातार कांग्रेस सवाल उठाती रही है। कोषाध्यक्ष क्योंकि आप हैं, तो किस रूप में आप उनको देखते हैं, उनके इस विषय को कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर वो हमेशा से सवाल उठाते रहे हैं? देखिए, ये बेकार में उठाया हुआ सवाल है। स्वर्गीय अरुण जेटली जी को मैं इस समय याद करना चाहूँगा कि वो जो वित्त मंत्री थे तो उन्होंने एक अच्छा कदम, राजनीति से अगर राजनीति को स्वच्छ करना है तो उसमें से भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो पार्टी देना चाहती है, जिसको उसका नाम भी नहीं पता लगेगा, इलेक्टोरल बॉन्ड से वो दे देगी। क्योंकि राजनीतिक दलों को चंदा सबको चाहिए, बिना उसके राजनीतिक दल नहीं चल सकते जी। चुनावी राजनीति जो है हमारी लोकतंत्र की, उसमें ये आवश्यक है। पैसा कहीं से भी आए, पैसा आएगा तो वो एक नंबर 1 की प्रक्रिया से आए, अकाउंट से आए, क्योंकि जो भी कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड देगी वो अपने खातों में जरूर लिखेगी। और यही कारण है कि जो शुरुआत की थी उसके अंदर कुछ कमी रही होगी, उसमें सुधार की आवश्यकता है तो होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि उच्चतम न्यायालय ने उसको रद्द कर दिया है, तो लेकिन ये इस प्रक्रिया की स्वच्छता को भी बताता है कि आज उसके कारण सबको ये पता लगा है कि किसने किसको कितना चंदा दिया। सर, लोकसभा चुनाव के दौरान भी कंधों पर आपकी बड़ी जिम्मेदारी रही। 5 सांसदों को आपने लोकसभा में जिता करके भेजा। किस रूप में आप इसको देखते हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, तीसरी बार उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया, डबल इंजन की सरकार के पक्ष में मतदान किया। और 2019 में भी मैं लोकसभा के चुनाव में प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष था, तब भी जनता ने 5 सीटें जिताई। और इस बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो चुनाव प्रबंधन समिति बनी, जिसका मुझे संयोजक का दायित्व दिया गया जी, 38 प्रकार की समितियां बनी, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, और सबने मिलकर जो काम किया, कड़ी मेहनत की, मैं उन सबको इसका श्रेय देता हूं। उन सबको उनका सबका आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एकजुट होकर के दिन रात एक करके परिश्रम किया। परिणाम स्वरूप अब तीसरी बार 5 सीटें जीते। सर, लोकसभा में आपने 400 पार का नारा दिया, लेकिन आप बहुमत तक नहीं पहुंच पाए। क्या वजह आप इसके पीछे की मान रहे हैं? देखिए, नारा तो हर एक अपना टारगेट सेट करता है। 303 हमारे पास थे और हमारे सहयोगी मिलाकर के 370-75 के आसपास हम थे, तो उससे आगे हमको बढ़ना था। तो हमने भारतीय जनता पार्टी 303 से 370 और एनडीए 400 पार, ये नारा दिया। अब कोई 100% सफलता लाने का प्रयास करे, उसको 90% मिले, तो उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन जो 3 बार प्रयास करके भी बड़ी मुश्किल से नेता प्रतिपक्ष तक बने और 99 के फेर में फिर भी फंस गए, वो ऐसा प्रकट कर रहे हैं जैसे वो जीत गए। उनसे हमको 10 करोड़ वोट ज्यादा मिला है, कम नहीं होता। 9 राज्यों में मिलाकर 170 सीटों में से उनको केवल 4 सीटें मिली है। 13 राज्यों में उनका खाता नहीं खुला, फिर भी वो प्रकट कर रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो हमेशा ऐसे ही लीडर ऑफ ओपोजिशन बने रहे और 99 के फेर में फंसे रहे और अपने को जीता हुआ बताते रहे। हम 400 पार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन एक मजबूत 2014 में भी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी, 2019 में भी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी, और 2024 में भी
मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी है, जो पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ है। पूरे विश्व में 5 साल के अंदर पाकिस्तान में 6 प्रधानमंत्री बने हैं, इंग्लैंड में 5 प्रधानमंत्री बने हैं, श्रीलंका में 4 प्रधानमंत्री बने हैं। तो सब देशों में इस प्रकार हुआ, और पूरे विश्व के सिनेरियो को आप देखें तो तीसरी बार देश की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। 2019 से हमारा वोट बढ़ा है, अनेक राज्यों में, 4 राज्यों में हम जीते, जिसको लोगों ने दबा नहीं। कुछ अरुणाचल में हम जीते, सिक्किम में हमारे एनडीए के सहयोगी सरकार बनी है, उड़ीसा में हमारी पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और 21 में से 20 सांसद जीत करके आए हैं। तेलंगाना में हमारा वोट बैंक बढ़ा है, तो इस प्रकार से तमिलनाडु में बढ़ा है, केरल में हम पहली बार जीत करके आए हैं। तो बहुत सारे माइलस्टोन हमने स्थापित किए हैं। हाँ, कुछ राज्यों में कुछ गड़बड़ हुई है, उसके कारण हमारी 240 सीटें आई हैं, लेकिन कोई कब नहीं है। इससे पहले जो भी गठबंधन की सरकारें भी बनी एनडीए को छोड़कर, तो किसी में भी एक दल के 240 सदस्य नहीं थे। जी सर, यूपीए 1 बना तो 145 थे कांग्रेस के, यूपीए 2 बना तो 202 थे, तो उससे तो बहुत ज्यादा है। और एनडीए अपने आप में पूर्ण बहुमत में है, 293 है। उसके बाद भी अनेक सहयोगी दल जो एनडीए में नहीं है, वो हमको सहयोग कर रहे हैं। मजबूत सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, और लक्ष्यों के ऊपर चलने वाली सरकार है। 10 साल की हमारे पास परफॉर्मेंस है, और आगे का हमारे पास विजन है 2047 तक, और 1000 साल की हमारी समृद्ध परंपरा है। तो नेता भी है, नीति भी है, नियत भी है, हम लक्ष्यों को प्राप्त करें। सर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया है। बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह की उपलब्धियां आप उनकी देख रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री धामी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिस शालीनता के साथ, जिस गरिमा के साथ, जिस परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने 3 वर्ष अपने पूरे किए हैं और नए आयाम स्थापित किए हैं। बार बार दिल्ली मंत्री, प्रधानमंत्री जी से मिलना, प्रदेश के लिए योजनाएं लाना, नकल विरोधी कानून बनाना, और यूसीसी बनाना, धर्मांतरण पर बनाना, ऐसे जो आयाम है वो स्थापित किए हैं। और अहरनिश वो परिश्रम करते हैं। इस चुनाव में भी आपने देखा होगा, देश भर में एक स्टार प्रचारक के रूप में वो उभर करके आए। तो जिस प्रकार से वो गुड गवर्नेंस पर काम कर रहे हैं, अपराध और भ्रष्टाचार के ऊपर 0 टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, उनके प्रयत्नों से हमको जबरानी बांध पर सफलता प्राप्त हुई। उसके लिए हमको अभी 157 करोड़ और मिला है। जबरानी बांध बन जाएगा तो नैनीताल जिले की और उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की पानी की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। 63 मिलियन यूनिट हमको बिजली भी मिलेगी। तो इस प्रकार बहुत सारे काम, सोंग बांध पर काम आगे बढ़ा है, किसाऊ बांध पर काम आगे बढ़ा है। तो प्रदेश के अंदर जो जो आवश्यकताएं हैं उस पर धामी जी की पैनी नजर है, और वो स्वयं हर चीज की समीक्षा करके 4 धाम यात्रा पहले से कई गुना बढ़ी है, उसमें व्यवस्थाएं भी ठीक हुई हैं, कोई बहुत ज़्यादा किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई। तो इस प्रकार के विकास भी हो रहा है और प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है, रोजगार भी आगे बढ़ रहा है। मैं धामी जी को 3 वर्ष पूरे करने पर आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर, खास मुलाकात में आपने समय दिया। तो आज हमारे मेहमान थे नरेश बंसल जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर हमसे बातचीत की। खास मुलाकात में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।